नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ही गंभीर विषय के ऊपर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसलिए मैं मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इसे ध्यान से देखें, सुनें और आखिरी तक देखें, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो शायद आपको पहले मालूम नहीं होगी या आपने देखी सुनी नहीं होगी। क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे देश के साथ गद्दारी की जाती है, कौन लोग हैं जो गद्दारी करते हैं और उनका क्या उद्देश्य रहता है। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं और थोड़ा बात भी। केन केन प्रकारण भेज दिया। ये पाकिस्तान की हसन अब्दाल मिलिट्री एकेडमी के पास आउट हैं, आर्मी में डॉक्टर थे। कहा जाता है कि ये डेजर्टर हैं। अब ये डेजर्टर हैं, ये डेजर्ट करा करके इनको अमेरिका भेज दिया गया, वहां प्लांट करा दिया गया और प्लांट होने के बाद ये कनाडा और अमेरिका में घूम रहे हैं। शिकागो में इनकी फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज और एक बुचर की दुकान है, गोश्त की दुकान है। इन्होंने यहां तक कि मुंबई में भी आके भ्रमण किया और फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज का दफ्तर ताड़ादेव मुंबई में भी खोला। अब हम बात करते हैं कि जब ये 26/11 हुआ, डेविड कोलमैन हेडली, जो कि इनके मैं कहूंगा कि मौसेरे भाई, आप जो बोलचाल की भाषा में कहा जाता था, ये दोनों मौसेरे भाई हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं ये। तो डेविड कोलमैन हेडली मुंबई में जाके पहले कई बार गए, भ्रमण किया और माने हुए फिल्म स्टार्स और उनके बेटों ने डेविड कोलमैन हेडली की मेहमान नवाजी की, घुमाया, जिम का मेंबर बनाया और आपके ताज होटल, ट्राइडेंट ओबरॉय, चदाब हाउस, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और इसके अलावा लियोपोल्ड कैफे जो संवेदनशील स्थान है वहां का भ्रमण करवाया। पुष्कर और कुंभ के स्थानों पे और कोचिन नेवल शिपयार्ड और नेशनल डिफेंस कॉलेज दिल्ली, यहाँ का भ्रमण इन्होंने किया। अब ये सब अकस्मात तो नहीं हुआ। इनका प्लान ये था कि ये कह रहे थे कि आप लोग फौज वाले तो इक्का दुक्का मारते हो ब्रिगेडियर और जनरल, हम नेशनल डिफेंस कॉलेज में इकट्ठा हमला करेंगे। और इन्होंने किया भी। इंडियन नेशनल साइंस कांग्रेस में बेंगलुरु में जो हो रहा था वहां आक्रमण किया और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पुरी की हत्या भी की। अब हम बात आते हैं इसके इस अटैक के ऊपर। इस अटैक के ऊपर जब इतना भ्रमण हो रहा था तो क्या ये जरूरी नहीं समझा गया कि ये हजरत जो हैं, जो घूम रहे हैं, इनका संपर्क तहव्वुर राना से था। तहव्वुर राना ये और डेविड कोलमैन हेडली दोनों 18 अक्टूबर 2009 को ओहारा एयरपोर्ट शिकागो में गिरफ्तार हुए, क्योंकि एक डैनिश अखबार ने, जो कि मोहम्मद साहब के ऊपर आपत्तिजनक कुछ कार्टून निकाले थे, उसको लेकर के आक्रमण की बात हुई थी। 14 साल की सजा तहव्वुर राना को मिली। तहव्वुर राना नेक चलनी में 10 साल में ही छूट गए। और आप ये बताइए कि मैं भी डायरेक्टर जनरल रिटायर्ड हूं, मेरी हैसियत क्या है। ये मान लीजिए अमेरिका में है, इन्होंने कितने पैसे खर्च किए वकीलों के ऊपर इस बीच में? $20 मिलियन। $20 मिलियन होते हैं पाकिस्तान के 200 करोड़ रुपए। ये जाहिर है डॉक्टर साहब की हैसियत तो नहीं है, ये डॉक्टर साहब की तो हैसियत नहीं है। अब डॉक्टर साहब ने अगर 200 करोड़ रुपए खर्च किए तो जाहिर है कि आईएसआई और पाकिस्तान जिसके ये एसेट उन्होंने उनके ऊपर खर्च किया। एक क्लोज यूजर ग्रुप है कि हसन अब्दाल के जो तालिब इल्म है उनका, अब्दालियंस के नाम से, और उसमें जो सर तन से जुदा तरह की चीजें होती हैं, लश्कर तैयबा का प्रोपेगेंडा मटेरियल है, हुजी का है, हरकतुल अंसार का, ये तमाम मटेरियल इनके आपस में मिलते थे, आदान प्रदान होता था। 26/11 जब हो गया और कई वर्षों बाद तहव्वुर राना कहते हैं कि जो मारे गए वो शहीद हैं, और निशान हैदर जो सर्वोच्च उनका शौर्य पदक है, जैसे हमारे भारत में परमवीर चक्र होता है, कि ये इन सबको जो है, शहीदों को जो मारे गए थे, इनको मिलना चाहिए पाकिस्तान के। बड़ा डर था इनको। अब तो ये कह रहे हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं, तो कहा है निशान हैदर की तुम वकालत तब कर रहे थे। और जो अमेरिका ने शेयर किया है पूरी तुम्हारी बातचीत का ब्यौरा, इंडियंस डिजर्व्ड इट। इस आक्रमण के बाद 166 लोग शहीद हुए, हमारे फौजी शहीद हुए, कैप्टन उन्नी कृष्णन शहीद हुए। ये तो भला हो हमारे एएसआई ओमले जी का, पूरा देश उनका ऋणी होना चाहिए कि उन्होंने पूरी अपनी छाती के ऊपर पूरा ब्लास्ट लिया उन्होंने AK-47 का, लेकिन छोड़ा नहीं, वरना अजमल कसाब भी ये बन जाते वहां पर। कोई एक हिंदू स्टूडेंट के नाम से उनका आइडेंटिटी पेपर्स बने थे और ये हो जाते। इनका नाम बताना चाहूंगा आपको, इन्होंने क्या नाम रखा था अपना, कुछ अपना हिंदू नाम और आइडेंटिटी पेपर्स बेंगलुरु के। सबने बेंगलुरु। जाके सिद्धि विनायक से वो खरीदे थे, कलावा पहले ले लिया था।
और उसके बाद इन्होंने कसाब का नाम था समीर दिनेश और कलावा वाला सच सबने कलावा खरीद लिए, सबने कलावे पहने। तो जो 9 मारे गए थे उनके तो पेपर्स तो सबके थे ही, हिंदू नाम और कलावा। कसाब चूंकि बच गया, पाकिस्तान ने तब भी नहीं कहा कि ये फरीदकोट का रहने वाला है, और फरीदकोट का रहने वाला है इसलिए हम इसको ओन अप नहीं करते हैं, ये पाकिस्तान का रहने वाला था। दुनिया भर की बातें उसने प्रपंच की, लेकिन ओरिजिनली जब पाकिस्तान के एक प्राइवेट चैनल ने जाके उसके घर पे वार्ता कर ली तब कलई खुल गई। अब 26/11 जो एक बहुत बड़ा बदनुमा धब्बा है हमारे यहाँ, और जूजी एनएसजी कमांडोज को आने में मनेसर से कई घंटे लग गए, बहुत विलंब से पहुंचे पालम, और पालम से उनको आने में 2 घंटे 3 घंटे हवाई जहाज और रुका। क्यों मालूम है आपको? तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज पाटिल जी भी साथ उसी प्लेन के आना चाहते थे, ब्राउनी पॉइंट्स लेना चाहते थे। तो जितना विलंब किया, जहां एक एक मिनट एक एक सेकंड कीमती है, शिवराज पाटिल ऐसे खोखले नेता, ये इन्होंने प्लेन को विलंब से भेजा, और जब प्लेन विलंब से चला तो यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशंस उन्होंने बहुत बहादुरी से काम किया। जिस तरीके से एयर ड्रॉप हुए, कैप्टन उन्नी कृष्णन शहीद हुए, और तमाम जो आपके सामने था, पूरा घटनाक्रम सामने था। पाकिस्तान से निरंतर कम्युनिकेशन इनका होता रहता था। अब तहफ्फुर हुसैन राणा के बारे में अगर आपने ये पूछा है, उसके बाद की जो पिक्चर है वो उससे भी ज्यादा खौफनाक और घिनौनी है। बराक ओबामा अपने प्रेसिडेंटशिप के बाद उन्होंने किताब लिखी है, उसमें कहा, बराक ओबामा एक्स प्रेसिडेंट यूएसए कह रहे हैं कि हमने मनमोहन सिंह से पूछा कि इतना बड़ा आपके यहाँ कांड हो गया, आप इतने सशक्त राष्ट्र हैं, आपने क्यों नहीं आक्रमण किया पाकिस्तान के ऊपर? तो जानते हैं मनमोहन सिंह जी ने क्या उत्तर दिया? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बराक ओबामा ने लिखा है। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण करने में हमारे यहाँ सांप्रदायिकता फैल सकती थी, जिसका पूरा राजनीतिक लाभ बीजेपी को मिल जाता, इसलिए हमने आक्रमण नहीं किया। कि हम जानते हैं कि तसव्वुर राणा भारत आ चुका है, उसका अमेरिका में एक कानूनी जंग जीतने के बाद उसका भारत प्रत्यार्पण हो गया है, और फिलहाल उसकी एनआईए द्वारा पूछताछ चल रही है। इस पूछताछ में कई राज बाहर आने की संभावना है, एंड दिस इज़ गोइंग टू क्रिएट अ वेरी बिग एंड ह्यूज पॉलिटिकल स्टॉर्म। इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि तसव्वुर राणा जो इन्फॉर्मेशन देगा, वैसे तो उसका पहले से ही लोगों को संज्ञान है, मालूम है, लेकिन ये एक ऑफिशियली वो प्रूफ हो जाएगा कि हाँ किन किन लोगों ने देश के साथ गद्दारी की है। तसव्वुर राणा जो है वह पाकिस्तान आईएसआई का एजेंट था या है, और उसने डेविड हेडली, जो कि जिसका मूल नाम जो है गिलानी है, और ही इज़ अ पाकिस्तान बॉर्न अमेरिकन टेररिस्ट, के साथ मिलकर 2008 में जो मुंबई ब्लास्ट की प्लानिंग हुई थी, वो इन दोनों ने मिलकर की थी, और इसका ये बहुत बड़ा गंभीर चार्ज भी किया था। और मेरी अपनी सोच है कि इस पे एक इंक्वायरी बैठनी चाहिए, और इंक्वायरी बैठनी चाहिए टू पिन पॉइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी कि वो कौन गद्दार था, कौन राष्ट्रद्रोही था जिसने इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को लीक किया। अब मैं बताता हूं, डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं। इंडियन आर्मी में जो इस तरह की ऑपरेशन प्लान होती है, उसका सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताता हूं, उसका पैरेलल एयरफोर्स में बताऊंगा। आप समझ जाइएगा कि कौन कौन कल्प्रिट हो सकता है, शक की जो उंगली है वो किसकी की तरफ जा रही है, एकदम बहुत क्लियर हो जाएगा। इंडियन आर्मी में एक ऑफिस है साउथ ब्लॉक में, उसका है डीजीएमओ, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस। जितने सेंसिटिव ऑपरेशंस होते हैं वो वहां तैयारी होती है, डिस्कशन होता है, उसको फाइनल शेप दिया जाता है। और एक बहुत बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूं, प्रधानमंत्री जो भी उस समय के होते हैं वो खुद चल के डीजीएम ऑफिस में आते हैं। सीक्रेसी इतनी मेंटेन की जाती है। प्रधानमंत्री के ऑफिस में जाके ब्रीफिंग नहीं होती डीजीएमओ द्वारा, आर्मी चीफ के द्वारा, वाइस चीफ के द्वारा। प्रधानमंत्री जी खुद अपने पांव पे चल के डीजीएम ऑफिस में आते हैं। मैं आर्मी हेडक्वार्टर्स में मेजर जनरल एडीजी रह चुका हूं। यदि मुझे भी कोई एक दो बार यदि जरूरत पड़ा था डीजीएम ऑफिस आने पे, तो मुझे भी सेंट्री ने रोक लिया, और मेरे पास आर्मी हेडक्वार्टर्स का पास था। उसके बावजूद कहा गया कि आप ठहर जाइए सर, इनसे मिलना है,
फलाना से मिलना है, तो इंटरनेट पे उसने बात किया अपना आर्मी कॉल अपना कनेक्शन पे, तब वहां से क्लियरेंस मिला, तब मुझे जाने दिया। मेजर जनरल नॉट अलाउड टू इंटर डीजीएमओ, इतनी गोपनीयता रहती है। और वहां पे प्रेजेंटेशन जब होता है तो प्रधानमंत्री होते हैं, आर्मी चीफ होते हैं, वाइस चीफ होते हैं, डीजीएमओ होते हैं, हो सकता है कि डिप्टी चीफ भी रहें, उसके बाद डिफेंस सेक्रेटरी होते हैं, आरएम होते हैं, रक्षा मंत्री होते हैं, ये सब लोग होते हैं। तब प्रेजेंटेशन दिया जाता है और सब चीज गोपनीय होता है, कोई मिनट्स को आगे जो बाहर नहीं जाता है, जबानी सैंक्शन होता है, रिकॉर्ड होता है और बस गो हेड होता है, गो हेड। अब मैं पैरेलल पे आता हूं, तो जो इंटायर प्रोसेस ऑपरेशन अप्रूवल का वो होता है, आर्मी प्रेजेंटेशन देती है, उसके बाद प्रधानमंत्री जी सुनते हैं, सीसीएस में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी पे डिस्कशन होता है, कैबिनेट का अप्रूवल होता है, उसके बाद ये अप्रूवल आर्मी चीफ को बताया जाता है और ऑपरेशन लॉन्च होता है। अब एयरफोर्स में आते हैं। एयरफोर्स में एक ऑर्गेनाइजेशन है एसीएस ऑप्स, आकाश ऑप्स। एयर चीफ ऑफिस जो है वो ऑपरेशन जो डील करता है वो डीजीएमओ का पैरेलल है। तो आकाश ऑफिस में जो प्रधानमंत्री जी हैं वो जाते हैं, उनको प्रेजेंटेशन दिया जाता है। और सिमिलरली जो मैंने बताया कि वहां डिस्कशन होता है, वर्बल ओके होता है, उसके बाद ये इशू डिस्कस होता है सीसीएस में, उसके बाद कैबिनेट अप्रूवल होता है, उसके बाद सैंक्शन बताया जाता है एयर चीफ को और गो हेड होता है ऑपरेशन। तो सवाल पैदा होता है इस इंटायर प्रोसेस में शक की बिंदु किसके, उंगली किसके तरफ जाती है, मैं बताता हूं। पहला शक की बिंदु जाता है एनएसी, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, जो क्रिएशन था सोनिया गांधी का। संविधान के खिलाफ एनएसी में संविधान की कोई चर्चा नहीं है, संविधान में एनएसी की कोई चर्चा नहीं है। वो क्रिएट किया गया एक पैरेलल पावर सेंटर, मनमोहन सिंह को डमी प्राइम मिनिस्टर रखा गया। तो पहला शक की उंगली जाती है एनएसी पे, जो हेड कर रहा था एनएसी को, उत्तर साफ है। उसके बाद कौन इन्वॉल्व है? सीसीएस, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। जो लोग सीसीएस में हैं उन पे शक जाता है। उसके बाद शक जाता है उस समय के रक्षा मंत्री पे, उस समय के डिफेंस सेक्रेटरी पे, उस समय के जेएसजी पे, जॉइंट सेक्रेटरी जी पे। ये लोग ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के ज्ञान में है, उनके संगीन में है। तो लीक आउट तो यहीं से हो सकता है ना, कि कोई पोस्टमैन बैठ के वो चिट्ठी दे देगा पाकिस्तान, और घंटों में ये इंफॉर्मेशन लीक आउट हुआ है। दैट मीन्स ये इंफॉर्मेशन लीक आउट हुआ है बहुत हाई लेवल पे। वो हाई लेवल पे कौन व्यक्ति था या कौन महिला थी, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये बहुत गंभीर विषय है, बहुत ही गंभीर है। आप हमारे ऑपरेशनल प्लान को लीक आउट कर रहे हैं, डिस्क्लोज कर रहे हैं और उसको पूरा खत्म कर रहे हैं, ब्लंट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान ने वही किया। एयर मार्शल बरोरा साहब जो कह रहे हैं कि वो जहां उनका फ्लाइट प्लान था, अटैक प्लान था, वो पाकिस्तान को पता चल गया, वो उसी सेक्टर में उसने अपना पूरा स्ट्रेंथ झोंक दिया। ये कौन था गद्दार जो पाकिस्तान को ये इंफॉर्मेशन दिया, लीक आउट किया? ये बहुत गंभीर विषय है और मेरा ख्याल है इस पे एनआईए को इंक्वायरी करना चाहिए इस विषय। दोस्तों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम लोग बहुत जल्दी एक नए अपडेटेड वर्जन के साथ आएंगे, where you will find better information and better presentation. So your support is important for us as always. Please like, share, comment, subscribe to our channel. Thank you.